हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि सर रोनाल्ड रोस रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर हिज वर्क इन विच डोमेन। सर रोनाल्ड रॉस को किस क्षेत्र में उनके काम के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूपस, ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस या फिर सीरम थेरेपी फॉर डिप्थेरिया। जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज़ द हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड? हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अगस्त 6। आपको जानना चाहिए 6 अगस्त 1945 की बात है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। US B-29 सुपर फोर्ट्रेस एनोला गे, जिसे उड़ा रहे थे पॉल टिबेट्स, इन्होंने एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया जिसका नाम लिटिल बॉय था। कहाँ पर किया? हिरोशिमा, जापान पर, जिसके कारण 1,40,000 लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें 78 साल हो गए हैं इस घटना को, और हम तब से लेकर अब तक 6 अगस्त को हिरोशिमा डे ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, इनके साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस टेनिस सिंगल्स एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष टेनिस एकल में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नोवाक जोकोविच। आपको जानना चाहिए नोवाक जोकोविच ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस टेनिस सिंगल्स पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। 37 साल के नोवाक जोकोविच ने फाइनल में कार्लोस अल्काराज को हराया है। आपको जानना चाहिए इसी के साथ ही ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन बन गए हैं टेनिस में, और ये इनका 5th ओलंपिक था। इससे पहले 4 ओलंपिक इन्होंने खेले हैं, पर उसमें सफलता नहीं मिल पाई, बीजिंग, लंदन, रियो डी जेनेरियो, टोक्यो ओलंपिक्स में। इसी तरह अपना गोल्डन स्लैम पूरा करते हैं, यानी कि इन्होंने अपने ग्रैंड स्लैम तो जीते हुए ही हैं सभी, और ओलंपिक गोल्ड भी जीत लिया है। ऐसा कारनामा इनसे पहले स्टेफी ग्राफ, एंड्रे अगासी, सेरेना विलियम्स और राफेल नडाल ही कर पाए हैं। विंबलडन 2024 हुआ था अभी हाल ही में, और उसमें भी इन दोनों ही जोड़ियों ने फाइनल खेला था, पर उसमें रिजल्ट रिवर्स था। डोकोविच को हार का सामना करना पड़ा था कार्लोस अल्काराज के हाथों। आपको बता दें जो डोकोविच हैं ये 24 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं। डोकोविच इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे प्लेयर हैं टेनिस हिस्ट्री में जो एक ही साल में चारों जो ग्रैंड स्लैम हैं उनके विनर रहे हैं एक ही बारी में। हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक NHB? राष्ट्रीय आवास बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, संजय शुक्ला। आपको जानना चाहिए नेशनल हाउसिंग बैंक ने संजय शुक्ला को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, और ये अपना पदभार संभाल चुके हैं। आपको बता दें नेशनल हाउसिंग बैंक ज्वाइन करने से पहले ये सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के फाउंडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी। नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। आपको ये भी जानना चाहिए कि अप्रैल के महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि इसने नाबार्ड से और नेशनल हाउसिंग बैंक से अपने एंटायर स्टेक बेच दिए हैं। तो नाबार्ड में जो स्टेक थे इसके 20 करोड़ रुपए के वो बेच दिए, नेशनल हाउसिंग बैंक में 1450 करोड़ रुपए के स्टेक बेच दिए। इसी के साथ अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% स्टेक होल्डर है नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक में। CH Technologies Limited, recently hit by ransomware, is a joint venture between which two companies? हाल ही में ransomware की चपेट में आई CH Technologies Limited किन 2 कंपनियों का संयुक्त उद्यम है? सही आंसर ऑप्शन ए है, TCS एंड SBI। आपको जानना चाहिए हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने इन्फॉर्म किया है कि CH Technologies Limited, जो कि टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, इसे रैंसमवेयर अटैक का सामना करना पड़ा है। रैंसमवेयर मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन को सीज कर लेते हैं, उसके बदले आपसे फिरौती मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं। इसके कारण, इस अटैक के कारण 150 से 200 कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRBs इम्पैक्ट हुए हैं। CH की अगर हम बात करते हैं, ये जॉइंट वेंचर है टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज लिमिटेड TCS और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में।
What rank did India hold among the world's largest exporters of agricultural products in 2023? 2023 में कृषि उत्पादों के विश्व के सबसे बड़े निर्यातकों में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 8th। आपको जानना चाहिए भारत का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो 2022 में 55 बिलियन यूएस डॉलर था और ये घटकर 2023 में 51 बिलियन यूएस डॉलर रह गया। तब भी भारत वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। आपको बता दें जो टॉप 10 में जो 7 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, उनके एक्सपोर्टिंग में भी डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। ऐसा कहा है WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। हाँ, तो आपको बता दें इस लिस्ट में टॉप पर यूरोपियन यूनियन है, यानी कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर ब्राज़ील है, फिर चाइना है 4th नंबर पर। उसके बाद फिर कनाडा, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी आते हैं। हु प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स? राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर ऑप्शन भी है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। आपको जानना चाहिए 2 दिन की कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स हाल ही में कंक्लूड हुई है राष्ट्रपति भवन में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की है। जितने भी गवर्नर्स हैं स्टेट्स के, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेम्प्ट किया। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, वाइस चेयरमैन एंड CEO ऑफ नीति आयोग, ये भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। विच इनकम कैटेगरी डिड बुल्गारिया, पालाऊ एंड रशिया मूव टू? वर्ल्ड बैंक द्वारा बुल्गारिया, पालाऊ और रूस किस आय श्रेणी में रखे गए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है हाई इनकम। आपको जानना चाहिए 3 कंट्रीज बुल्गारिया, पालाऊ और रशिया, ये अपर मिडिल इनकम ग्रुप से ऊपर जाकर हाई इनकम कैटेगरी में कर दिए गए हैं। आपको बता दें अल्जीरिया, ईरान, मंगोलिया और यूक्रेन ये लोअर मिडिल इनकम से अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में चले गए हैं। लेकिन जो वेस्ट बंगाल एंड गाजा है इसको अपर मिडिल इनकम कैटेगरी से लोअर मिडिल इनकम में जो है डाल दिया, इसको डिमोट किया गया है, बल्कि ऊपर के जो ये 2 हैं इनको प्रमोट किया गया है। तो ये सब किया गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या करता है, जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज है उनको 4 इनकम ग्रुप में बांट के रखता है। लो इनकम ग्रुप, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, अपर मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हर साल जुलाई 1 को अपडेट होती है। GNI पर कैपिटा के हिसाब से कंट्रीज़ को रखा जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स में GNI को जो है मेज़र किया जाता है, ये एक्सप्रेस किया जाता है एटलस मेथड के द्वारा। और ये जो कैटेगराइजेशन है 1989 से इस तरह से चलता आ रहा है। आपको ये जानना चाहिए भारत लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी में आता है। What is the amount of the penalty imposed by the Reserve Bank of India on the Hindustan Cooperative Bank Limited? भारतीय रिजर्व बैंक ने द हिंदुस्तान कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है 4 लाख रुपीज़। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है द हिंदुस्तान कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर, क्योंकि RBI के जो डायरेक्शंस हैं एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैट्यूटरी अदर रिस्ट्रिक्शंस UCBs, नो योर कस्टमर नॉर्म्स, इनका अनुपालन नहीं किया गया। RBI ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है अलीबाग कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर। इन्होंने भी जो RBI के डायरेक्शंस है मैनेजमेंट ऑफ एडवांसेस UCBs से संबंधित, इनका अनुपालन नहीं किया। RBI ने 2.08 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है श्री कृष्णा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उमरेर महाराष्ट्र पर। इन्होंने भी RBI के जो डायरेक्शंस हैं लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स, देयर रिलेटिव्स एंड फर्म्स कंसर्न इन विच दे आर इंटरेस्टेड, इनका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नागनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हिंगोली महाराष्ट्र पर। विच कंट्री होस्टेड इंडस्ट्री मीट शिनचुन 2024? किस देश ने उद्योग सम्मेलन शिनचुन 2024 की मेजबानी की है? सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया। आपको जानना चाहिए ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी कि THSTI, जो कि एक इंस्टीट्यूट है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के तहत, इसने एक इंडस्ट्री मीट जिसका नाम शिनचुन 2024 है, SYNCHN फुल फॉर्म इसकी होगी सिनर्जी इन साइंस बिल्ड थ्रू एलिमेंट्स ऑफ कोलैबोरेशन फॉर हाई क्वालिटी डेटा एंड एक्सपर्टीज एंड NCR बायोटेक क्लस्टर। इसको अपने फरीदाबाद कैंपस में आयोजित किया है। दिस इवेंट ब्रॉट टुगेदर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम स्टार्टअप्स, एस्टेब्लिश्ड कंपनीज एंड पॉलिसी मेकर्स। जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, इसने क्या किया हुआ है कि 13 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को सबस्यूम करके एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई हुई है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल यानी कि BRIC।
व्हाट वाज द जीएसटी कलेक्शन इन जुलाई 2024? जुलाई 2024 में जीएसटी संग्रह कितना था? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 1,82,075 करोड़ रुपए। आपको जानना चाहिए जो जीएसटी कलेक्शन है जुलाई में ये 10.3% बढ़कर 1.82 ट्रिलियन रुपीज़ या फिर 1,82,075 करोड़ रुपए रहा है। और जो गुड्स एंड सर्विसेज में डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हुई है उसके कारण बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये थर्ड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन है जो कि जीएसटी में रिकॉर्ड किया गया है। जब से जीएसटी 7 साल पहले से लागू किया गया 1 जुलाई 2017 के बाद से ये थर्ड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन है। आपको बता दें अब तक इस फिजिकल ईयर में अप्रैल से जुलाई तक जो कलेक्शन है वो 10.2% बढ़कर 7.39 ट्रिलियन रुपीज़ हो चुका है। अगर हम फाइनेंशियल 2023-24 की बात करें तो जो टोटल ग्रोथ जीएसटी कलेक्शन रहा है वो 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा, यानी कि 2022-23 से 11.7% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। जो एवरेज मंथली कलेक्शन रहा फिजिकल ईयर का मार्च 2024 में जब एंड हुआ तो 1.68 लाख करोड़ रुपीज़ था। अप्रैल 2024 में हाईएस्ट कलेक्शन देखने को मिला जीएसटी का 2.10 लाख करोड़ रुपीज़ का। उसके बाद फिर मई में 1.73 लाख करोड़, फिर जून में देखा हमने 1.74 लाख करोड़ रुपीज़ का। विच स्टेट गवर्नमेंट साइन एन MOU फॉर डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशंस विद SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? किस राज्य सरकार ने SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी नागालैंड है। आपको जानना चाहिए नागालैंड गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन से संबंधित है। नागालैंड की बात करते हैं, इसे लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसे फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया SSC में। कैपिटल इसकी कोहिमा है, चीफ मिनिस्टर नेपियर रियो है, गवर्नर ला गणेशन है। What is the amount of the penalty imposed by IRDAI on HDFC लाइफ इंश्योरेंस? IRDAI ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस पर कितना जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन बी है 2 करोड़ रुपए। आपको जानना चाहिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है HDFC लाइफ इंश्योरेंस पर क्योंकि इसने नॉर्म्स को वायलेट किया है। द रेगुलेटर साइटेड वायलेशन ऑफ नॉर्म्स रिलेटेड टू पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, वेब एग्रीगेटर्स एंड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर HDFC लाइफ इंश्योरेंस को कोई दिक्कत है इस जुर्माने से तो वो सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अप्रोच कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन डाल सकता है। आपको बता दें सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल एक इंडियन स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनोमस बॉडी है। जो भी फाइन लगाया जाता है SEBI, PFRDA या फिर IRDA द्वारा, तो इनके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं इस सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। इसकी जो बेंच है वो मुंबई में है। Who was the only judge to dissent in the recent judgment of the Supreme Court on sub-categorization of reserved categories? आरक्षित श्रेणियों के उप वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले पर असहमति जताने वाले एकमात्र न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर ऑप्शन ए है जस्टिस बेला त्रिवेदी। आपको जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जजमेंट को रिव्यू किया है और ये डिसीजन दिया है कि स्टेट्स जो कैटेगरी ग्रुप्स हैं जैसे शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके अंदर भी आरक्षण दे सकते हैं, मतलब सब कैटेगराइज कर सकते हैं रिजर्वेशन को। जैसे SCs में STs में अलग अलग जातियाँ आती हैं तो उनको भी आप अलग से आरक्षण दे सकते हैं SC कैटेगरी में। ठीक है, मान लीजिए उनको लगता है कि SC में जो जातियाँ आती हैं, ठीक है, कोई कास्ट है SC में 2-3 कास्ट है, उनको लगता है कि ये वाली कास्ट काफ़ी पिछड़ी है तो SC के अंदर ही SC का जो रिजर्वेशन है उसी के अंदर उस कास्ट को थोड़ा ज़्यादा कोटा दे दिया इस तरह से। तो 6-1 की मेजॉरिटी से ये जजमेंट आया है। और आपको बता दें इस जजमेंट ने 2004 का जो रूलिंग था EV चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसको बदला है। तो ये जो 6-1 की मेजॉरिटी है इसमें 5 तो फेवर में थे सब क्लासिफिकेशन के, लेकिन 1 फेवर में नहीं थे, ये है जस्टिस बेला त्रिवेदी। आपको बता दें कोर्ट ने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली हम अलाउ करते हैं कि SCs और STs को सब क्लासीफाई कर सकते हैं बैकवर्डनेस के हिसाब से, पर जो भी 15% रिजर्वेशन कोटा है उसी के तहत ये सब किया जाएगा। आर्टिकल 341 में प्रेसिडेंट SC कास्ट, रेसेस एंड ट्राइब्स इन सभी को लिस्ट कर सकती हैं। बाकी आपको जाना चाहिए इस जजमेंट के अगर हम ओरिजिन की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था 1975 में
कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसमें हम 2 कैटेगरीज में उसको रिजर्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। जो 25% रिजर्वेशन है तो आधा रिजर्वेशन तो वाल्मीकि कम्युनिटी और मजहबी सिक्स को जाएगा, बाकी जो आधा रिजर्वेशन है वो शेड्यूल्ड कास्ट को जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया ईवी चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 में। उन्होंने कहा ये सब क्लासिफिकेशन नहीं चलेगा। तो अब जो ये फैसला आया है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो ये ईवी चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का 2004 का जो रूलिंग है उसको पलट दिया है। कहा है कि सब क्लासीफाई आप कर सकते हैं। What was the total amount charged by 11 public sector banks for non-maintenance of minimum balance in fiscal 2024? फिजिकल 2024 में न्यूनतम बैलेंस न बनाए रखने के लिए 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वसूली गई कुल राशि कितनी थी? सही आंसर ऑप्शन बी है 2331 करोड़ रुपए। आपको जानना चाहिए 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर इन्होंने 2331 करोड़ रुपए हड़पे हैं जो कस्टमर होता है उनसे, क्योंकि उन्होंने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा है। तो फिजिकल 2023 में ये 1855 करोड़ थे, ठीक है, और अब कितने हो गए 2331 करोड़ रुपए। तो लगभग आप कह सकते हैं 25.63% का राइज देखने के लिए मिला है। दिस बैंक कलेक्टेड 5614 करोड़ फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स फॉर नॉट मेंटेनिंग द मिनिमम बैलेंस इन द लास्ट 3 ईयर्स। SBI ने फिजिकल 2020 से पेनल्टी लगानी मना कर दी थी कि अगर मिनिमम बैलेंस नहीं है तो हम कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक इस मामले में सबसे आगे, उन्होंने 633 करोड़ रुपए हड़पे हैं यहाँ पर कस्टमर से। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने 386 करोड़, फिर इंडियन बैंक ने 369 करोड़। कुछ बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड की जाती है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट के तहत फ्री ऑफ चार्ज, जिसके लिए कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखने की ज़रूरत होती है। जैसे आप इसके तहत ही वो भी आता है कि आप 4 विड्रॉल्स कर सकते हैं 1 महीने में ATM से। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन? विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन ए चाइना है। आपको जानना चाहिए चाइना ने वर्ल्ड की फर्स्ट कार्बन फाइबर ट्रेन लॉन्च की है। इसका नाम है सेट्रो 1.0 या फिर कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट। तो जो सैंडोंग प्रोविंस का क्विंगताओ है यहाँ पर इसको अनवेल किया गया है और ये 80 किलोमीटर्स पर आवर की ज़्यादा स्पीड देती है जो चाइनीज़ मेट्रो ट्रेन है उनसे, क्योंकि जो कार्बन फाइबर होता है वो 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है स्टील से और 75% लाइटर होता है स्टील से। कार्बन फाइबर जो है एयरप्लेन्स में यूज़ किया जाता है। हु विल बी द सेकेंड इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस? अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे? सही आंसर ऑप्शन सी है शुभांशु शुक्ला। आपको जानना चाहिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये फर्स्ट इंडियन होंगे पिछले 40 सालों में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नामित किए गए हैं कि ये स्पेस में जाएंगे एस्ट्रोनॉट के तौर पर इसरो नासा मिशन के तहत, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। तो पिछले 40 साल में कोई इंडियन नहीं गए हैं, अब ये दूसरे इंडियन बनने वाले हैं। आपको बता दें इसरो ने ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर और शुक्ला जी को सिलेक्ट किया है एक्सियोम 4 मिशन के लिए। तो जो मिस्टर शुक्ला हैं ये तो प्राइम एस्ट्रोनॉट रहेंगे, पर अगर कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है, इनके बैकअप के लिए जो प्रशांत बालाकृष्णन नायर है इनको भी रखा गया है बैकअप मिशन के लिए। आपको बता दें अब तक केवल एक ही इंडियन है जो स्पेस में गए हैं, वो राकेश शर्मा। 1984 की बात है जब सोवियत स्पेस क्राफ्ट से गए थे। शुक्ला एंड नायर ये उन 4 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स में से हैं जिन्हें इंडिया के फर्स्ट मैन स्पेस मिशन गगनयान के लिए चुना गया है, जो कि नेक्स्ट ईयर शेड्यूल्ड है। एक्सियोम 4 ये 4th मिशन है प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस के द्वारा नासा के साथ मिलकर जो स्पेस क्राफ्ट है उसको स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। शुक्ला जी के अलावा 3 अदर एस्ट्रोनॉट्स पोलैंड, हंगरी और यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। एक्सियोम 4 स्पेस क्राफ्ट ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 14 डेज तक रहेगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट? सऊदी अरब। विराट रामायण मंदिर इज अंडर कंस्ट्रक्शन हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ईस्ट चंपारण। Who chaired the 9th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Center, New Delhi? Prime Minister Narendra Modi. Indian men's hockey team beat Australia in its final Pool B match. When did the Indian side last beat the Australian side at the Olympics? Answer is Munich Olympic Games
Germany 1972, 52 years ago. The Department of Higher Education, in collaboration with which IT, started Sathi portal to provide equal access to quality education for competitive examinations such as JEE, NEET, SSC, etc. आंसर इज IIT कानपुर। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। हाउ मेनी न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स वर डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को रिसेंटली? Who has been elected as the president of the News Broadcasters and Digital Association? Which airline cancelled its flight from the national capital to Tel Aviv citing operational reasons? यानी कि दिल्ली से तेल अवीव तक के बीच में फ्लाइट कैंसिल कर दी है। Which union budget is often referred to as the Millennium Budget due to its focus on the IT sector? Which space agency is conducting the Polaris Dawn mission aiming for an orbital altitude of 870 miles? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी मेरा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफ स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन माने आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और काफ़ी अच्छा कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है, व्हाट्सएप इस पर आप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित 8448169188। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। कोई भी अगर आपका डाउट है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और यहाँ पर डेली हम क्विज भी डालते हैं। कोई रिक्रूटमेंट नोटिस आता है वो भी आपके साथ यहाँ पर शेयर किया जाता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइस।